सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप सबों के समक्ष 10th क्लास का कृतिका भाग 2 का गद्य पाठ साना साना हाथ जोड़ी का समरी अर्थात सारांश बताने जा रही हूँ। मैं उषा कुमारी आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सबों को पाठ का परिचय करवाती हूँ। तो इस कहानी की लेखिका मधु कांकरिया जी हैं। यह एक यात्रा वृत्तांत कहानी है। इसमें तिब्बत की राजधानी गंगटोक का वर्णन किया गया है। लेखिका अपने ड्राइवर, उनके ड्राइवर का नाम था जितेन नार्गे। लेखिका अपने ड्राइवर के साथ सिक्किम की राजधानी गंगटोक का भ्रमण करने के लिए जाती हैं। बच्चों, आप सब भी कभी किसी स्थान का भ्रमण किए होंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप रांची घूमने के लिए गए, तो रास्ते में हिरनी जलप्रपात मिलेगा, उसको भी आप देखते हुए जाइएगा। फिर रांची में भी 5 हिल्स हैं। हिल्स मतलब पहाड़ी। तो उन 5 हिल्स अर्थात पहाड़ियों को भी आप देखिएगा। फिर इसके अतिरिक्त और भी रांची में जितने भी भ्रमण स्थल हैं उन सभी जगहों का आप लोग भ्रमण कीजिएगा। तो इसी प्रकार से लेखिका ने भी अपने ड्राइवर के साथ सिक्किम की राजधानी गंगटोक का भ्रमण करने गईं और रास्ते में जितने भी भ्रमण स्थल पड़े अर्थात आए, उन सभी जगहों का वह भ्रमण करते हुए जाती हैं, आनंद उठाती हैं। तो बच्चों, अब मैं सारांश की ओर बढ़ती हूँ। कहानी का सारांश की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सारांश में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या बिंदुएं हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उन सारी घटनाओं का मैं जिक्र कर सकूं, आप सबों को समझाने का प्रयास कर सकूं। तो सबसे पहला पॉइंट है अर्थात पहला बिंदु है प्राकृतिक सौंदर्य। तो गंगटोक का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा था, उसकी प्राकृतिक सुंदरता कैसी थी, जानते हो बच्चों? गंगटोक की प्राकृतिक सुंदरता अनुपम थी, अद्वितीय थी। वहाँ गंगटोक का अर्थ होता है पहाड़। वह जो है चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक तरफ हिमालय का विशालकाय रूप है तो दूसरी तरफ कंचनजंगा की चोटी है। लेखिका को कंचनजंगा की चोटी को देखने का बहुत ही शौक था। वह जिस होटल में रुकी हुई थी उस होटल के बालकनी से वह कंचनजंगा की चोटी को देखना चाहती थी। हालांकि वहाँ के लोगों ने उन्हें बतलाया कि जब मौसम साफ रहता है, आसमान साफ रहता है, तब कंचनजंगा की चोटी को देखा जा सकता है। तो लेखिका इसी क्षण का, इसी समय का वह इंतजार कर रही थी। उसके बाद गंगटोक का जो प्राकृतिक दृश्य है, उनकी जो प्राकृतिक वहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता है वह मनमोहक है। एक तरफ बहते हुए झरने, कलकल करती हुई नदियाँ, आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल, चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे खिले हुए फूल। ऐसा लग रहा था कि मानो चारों तरफ स्वर्ग ही स्वर्ग है, चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य है। इसके बाद गंगटोक की सबसे बड़ी खास विशेषता बच्चों यह है कि वहाँ दिन हो या रात या शाम हो, वहाँ की जो सुंदरता है एकदम मन को मोहने वाली है। ऐसा लगता है जैसे कि आसमान उल्टा हो गया है। बच्चों, ऐसा होता नहीं है कि आसमान उल्टा हो जाता है। लेखिका कल्पना करती है, ऐसा बताने का प्रयास कर रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि आसमान उल्टा हो गया है और आसमान में जो सभी तारे टिमटिमा रहे थे वह धरती पर आकर के बिखर गए हैं और टिमटिमा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यह जो प्राकृतिक सुंदरता के बारे में मैं आप सबों को बतला रही थी, यह कहाँ की प्राकृतिक सुंदरता थी? तो गंगटोक की प्राकृतिक सुंदरता थी। अब बच्चों, गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? तो मेहनत कश का अर्थ होता है मेहनत करने वाले और अर्थात परिश्रम करने वाले। बादशाह का अर्थ होता है अपने मन का मालिक। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वह बहुत ही परिश्रमी होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। वो परिश्रम से घबराते नहीं हैं और परिश्रम करते हुए भी वे हर हमेशा अपने आप को
खुश रखने की कोशिश करते हैं और मस्त रहते हैं। इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। अब बच्चों, लेखिका और उनका ड्राइवर भ्रमण करते हुए, घूमते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोनों कहाँ पहुँचते हैं? तो अब दोनों युमथाम पहुँचते हैं। तो युमथाम ये कौन सा जगह है? तो यह एक भ्रमण स्थल है। वहाँ की क्या खास विशेषता है? तो वहाँ की विशेषता है कि वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। सिक्किम के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उन बौद्ध धर्म के अनुयायियों में से यदि किसी एक अनुयायी की भी मृत्यु हो जाती है तो उनके आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर कहीं एकांत स्थान पर उनके नाम से 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं और वे श्वेत पताकाएं अपने आप गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर किसी शुभ कार्य के लिए रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। ये विशेषताएं कहाँ की हैं बच्चों? तो ये विशेषताएं युमथाम की है, जहाँ एक भ्रमण स्थल है, जहाँ लेखिका घूमने के लिए गई हैं। अब दोनों घूमते हुए आगे बढ़ते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? तो लोंग अस्टोंग पहुँचते हैं। यह भी एक भ्रमण स्थल है। यहाँ की क्या विशेषता है? तो यहाँ एक धर्म चक्र है। लेखिका बहुत ही उत्सुक एवं आश्चर्य भरी निगाहों से उस धर्म चक्र को देखती है और अपने ड्राइवर से पूछती है कि यह क्या चीज़ है। ड्राइवर उन्हें समझाने का कोशिश करता है। वह बतलाता है कि मैडम, यह एक धर्म चक्र है। इस चक्र को जो भी व्यक्ति घुमा देता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वह पाप पुण्य के चक्कर से विमुक्त हो जाता है। लेखिका को बहुत आश्चर्य होता है। वह सोचने लगती है यह कैसा धर्म चक्र है। फिर वह आगे सोचती है कि हमारे देश के, हमारे भारत के, चाहे मैदानी भाग हो, चाहे पठारी भाग हो, चाहे पहाड़ी भाग हो, वहाँ के रहने वाले लोगों के जो उनकी सोच है, उनकी धारणाएं हैं, उनकी जो आस्थाएं हैं, उनकी जो मनोवृत्तियां हैं, सबों का एक समान है। उनकी सोच में, उनकी आस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं है। लेखिका यह सोचते सोचते बहुत ही भावुक हो उठती है। फिर दोनों, लेखिका और उनका ड्राइवर, लायुंग पहुंचते हैं। लायुंग में क्या है? तो वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। लेखिका को बर्फों से खेलने का बहुत शौक था। वह पिघलते हुए बर्फों को देखना चाहती थी। यही तो आनंद उठाने के लिए लेखिका यात्रा भ्रमण करने के लिए गई थी। वह वहाँ जा कर के वह बर्फों से खूब खेलती है और उसके बाद चारों तरफ इधर उधर खूब मस्तियाँ भी करती हैं। फिर कटाओ भी एक जगह है जो कि देखने लायक जगह है। अब लेखिका और उनका ड्राइवर जितेन नार्गे कटाओ पहुंचते हैं। कटाओ गंगटोक से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहां आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। बहुत ही दुर्गम स्थल है। जानते हो बच्चों, कटाओ को क्या बोला जाता है? कटाओ को भारत का दूसरा स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेकिन अभी तक वह पर्यटन स्थल नहीं बना है। लेकिन लेखिका अपने ड्राइवर के साथ वहाँ तक भी पहुँच जाती है और वहाँ भी जा कर के वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखती है और आनंद उठाती है। अब लेखिका का ध्यान मेहनती औरतें की तरफ जाती है। गंगटोक जहाँ एक तरफ प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वहाँ का कुछ दृश्य ऐसा भी है जिसे देखकर लेखिका बहुत ही भावुक हो उठती हैं। उनका मन जो है बहुत ही द्रवित हो उठता है। पहला दृश्य यह है कि वह देखती हैं कि गंगटोक की महिलाएं परिश्रमी तो होती हैं, मेहनती तो होती हैं, लेकिन उनके हाथों में कुदाल है, हथौड़े हैं। वह उन कुदालों से मिट्टियों को काटती हैं, उन हथौड़ों से पत्थरों को काटती हैं और अपने पीठ पर टोकरी में बच्चे को बांध कर रखती हैं। लेखिका दूसरा दृश्य देखती हैं कि चाय के बागानों में भी महिलाएं चाय की पत्तियों को तोड़ रही हैं और उसी प्रकार से वे अपने पीठ पर बच्चों को टोकरी में बांध कर रखी हुई हैं। तीसरा दृश्य लेखिका यह देखती हैं कि झारखंड के पलामू और गुमला के जंगलों में आदिवासी युवतियां भी
अपने पीठ पर कपड़े से बच्चे को बांध कर रखी हैं और दातुन और पतियों की तलाश में वन वन भटक रही हैं। तो इन आदिवासी युवतियों के पैर फूले हुए हैं और उन पहाड़ी महिलाओं के हाथ में फोले पड़ गए हैं। लेखिका को इन सभी महिलाओं का जो दुख और दर्द है एक समान लगता है। वह सोचने लगती हैं कि चाहे जंगल की रहने वाली हो या मैदानी भागों की रहने वाली हो या पठार की रहने वाली हो, सभी महिलाओं का दुख दर्द जो है एक समान है। एक तरफ उनका जीवन जो है बड़ा ही सुखमय है, तो दूसरी तरफ उनका जीवन दुख, निराशा, आंसू, करुणा, अभाव, इन सबों से भरा पड़ा है। अब लेखिका का ध्यान फौजी छावनी की तरफ जाता है। फौजी छावनी की तरफ जाता है। लेखिका देखती है कि हमारे देश की सेवा करने के लिए हमारे देश की सीमा पर फौजी सिपाही सब तैनात रहते हैं। वह हर हमेशा, चाहे गर्मी की चिलचिलाती धूप हो या कड़कती ठंड हो या बरसात का मौसम हो, हमारे फौजी हमारे देश की सेवा करने के लिए हमेशा वहाँ पर तैनात रहते हैं, तत्पर रहते हैं और हम सभी चैन की नींद सोते हैं। उनके कार्यों को भी देख करके लेखिका कुछ क्षण, कुछ देर के लिए भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है और उनका मन जो है बहुत ही द्रवित हो जाता है। आगे इस यात्रा वृत्तांत कहानी में एक नेपाली युवती के द्वारा सुबह एक प्रार्थना गाया गया है। उस प्रार्थना की बोल इस प्रकार है: साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कौशेली। इसका अर्थ होता है कि सुबह सुबह हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारा संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो। लेखिका उस नेपाली युवती के द्वारा इस प्रार्थना को सुनी थी और एक बार लेखिका भी खुद अपने मुख से इस प्रार्थना को गा रही थी। उनका जब ड्राइवर ने इस प्रार्थना को सुना तो उन्होंने बोला, मैडम, जब मैं आपके मुख से इस प्रार्थना को सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद लेखिका फौजी सिपाहियों को, जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए देश की सीमा पर तैनात रहते हैं, उनको सलाम करती है, हमारे हिमालय पहाड़ को सलाम करती है और बोलती है, मैं कोटि कोटि नमन आपका करता हूँ। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों, आप सबों को इस यात्रा वृत्तांत कहानी का सारांश समझ में आ गया होगा। अब मैं इस कहानी से संबंधित कुछ सवालों को पूछती हूँ और जवाब आप सबों को देना है। पहला सवाल है, गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ के लोग मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं और वे दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी वो खुश प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं और मस्त रहते हैं, इसलिए गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। दूसरा सवाल है, गंगटोक से युमथाम की दूरी कितना किलोमीटर है? तो इसका जवाब है, गंगटोक से युमथाम की दूरी 149 किलोमीटर है। तीसरा सवाल है, धर्मचक्र की क्या विशेषता है? तो इसका जवाब है कि धर्मचक्र एक ऐसा चक्र है कि जो भी व्यक्ति इसे घुमा देता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह पाप पुण्य के चक्र से विमुक्त हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों, आप सभी को इन सारे सवालों का जवाब समझ में आ गया होगा और सारांश भी समझ में आ गया होगा। मैं अब अगली कक्षाओं में मिलती हूँ।